एक सामान्य स्कूल के दिन हारुका अपनी डेस्क पर अकेला बैठा हुआ है क्योंकि वह पूरी तरह से अकेला है। हारुका अच्छी तरह जानता है कि वह एक अकेला इंसान है और सच्चाई यह है कि वह अकेले रहना पसंद करता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चॉइस नहीं है क्लासमेट के साथ समय बिताने के, और वह उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्लास में कई तरह के समूह हैं जिनमें गुंडे, लोकप्रिय लड़कियां, जिम वाले लड़के और बाकी वे लोग जिनकी किसी को परवाह नहीं है शामिल हैं। हारुका इनमें से किसी भी समूह में नहीं आता और उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उसके पास दोस्तों के बिना अपने किताबें पढ़ने का ज्यादा समय है। लेकिन उसकी पढ़ाई का सत्र तब बाधित हो जाता है जब उसके नीचे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि छात्रों के नीचे एक समनिंग सर्कल उभर रहा है और कुछ समय के लिए हारुका उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि इसका मतलब है कि वह एक इसेकाई एडवेंचर पर जा रहा है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि एक अकेले इंसान के लिए उसे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है और अगर उसे इसेकाई के बारे में कुछ पता है तो इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है। वह खुद को किसी मुसीबत में फंसने नहीं देना चाहता, खासकर जब तक GTA 6 रिलीज नहीं हो जाती। इसलिए जब तक पोर्टल लोड हो रहा है वह दरवाजे की ओर जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। दुर्भाग्यवश दरवाजा किसी जादू से बंद है, इसीलिए चाहे वह कितनी भी ताकत लगाए वह बाहर नहीं जा पाता। पोर्टल लगभग लोड हो चुका है और उसके सहपाठी गायब होने लगते हैं। अपनी दूसरी दुनिया की तकदीर से बचने के लिए आखिरी कोशिश के रूप में हारुका छत के वेंट्स में घुसने का फैसला करता है। वह कूदकर क्लास की छत में प्रवेश कर जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वह सुरक्षित है तो समनिंग सर्कल छत के माध्यम से उसका पीछा करता है और वह फिर भी समन हो जाता है। हारुका अब दूसरी दुनिया में है और चूंकि उसे पहले से पता है कि यह सब कैसे होता है, वह उम्मीद करता है कि कोई मोटा राजा या सुंदर राजकुमारी जल्द ही आएगी और उससे मदद मांगेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। हारुका एक गंजे बूढ़े आदमी को देखता है जो घबराहट में अपने हाथ हिला रहा है और हारुका को देखकर घबरा रहा है। वह आदमी भगवान है और वही समनिंग का जिम्मेदार था। उसने पहले ही हारुका के सभी सहपाठियों को दूसरी दुनिया में भेज दिया है, लेकिन हारुका के छत में छुपने के कारण उसकी समनिंग में देरी हो गई और भगवान को उसे जल्दी से दूसरी दुनिया में भेजना होगा ताकि वह इस गड़बड़ी के लिए मुसीबत में न फंस जाए। वह हारुका को बताता है कि उसे दूसरी दुनिया में मदद करने के लिए एबिलिटीज मिलेंगी, लेकिन चूंकि वह देर से आया है, सभी अच्छी एबिलिटीज पहले ही चुनी जा चुकी हैं। अब जो बची हैं वे स्किल्स हैं जो किसी ने नहीं चुनी। हारुका के पास माइनक्राफ्ट विलेजर, गैम्बलिंग डाइस, कॉन्टैक्ट लेंसेज और एक स्टिक जैसी स्किल्स चुनने का विकल्प है। यह सब बुरी बात तब होती है जब उसे केवल सीमित संख्या में स्किल्स चुनने की अनुमति होती है। हारुका भगवान पर गुस्सा निकालना शुरू कर देता है क्योंकि उसने उसे इस दुनिया में समन किया और उसे केवल बेकार स्किल्स ही दी। भगवान जानता है कि उसने गलती की है, लेकिन वह भगवान यूनिवर्सिटी से सिर्फ इसलिए पास नहीं हुआ कि एक हाई स्कूलर से डांट खाए। इसलिए वह हारुका से कहता है कि वह उसे माफी के रूप में सभी बची हुई स्किल्स देगा, लेकिन वह उसकी बदसूरत शक्ल यहाँ फिर नहीं देखना चाहता। हारुका को तुरंत दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। यह अच्छा है कि उसे सामान्य से ज्यादा स्किल्स मिलती हैं, लेकिन इससे ज्यादा फायदा नहीं होता जब उसे दूसरी दुनिया में आते ही जंगल में फेंक दिया जाता। उसके पास कोई सप्लाईज नहीं है, लेकिन फिर वह जमीन पर एक पाउच देखता है और पता चलता है कि यह माइनक्राफ्ट विलेजर स्किल का हिस्सा है और वह पाउच उसे अपनी इन्वेंट्री में अनगिनत आइटम्स स्टोर करने की अनुमति देता है। उस पाउच में कुछ स्टार्टर गियर भी हैं, इसलिए कम से कम हारुका के पास उपकरण तो हैं। सभी सामान लेने के बाद वह अपने स्टैट्स चेक करने का फैसला करता है, लेकिन गैम्बलिंग डाइस के कारण उसे स्टैट्स पॉइंट्स पाने के लिए 1 नंबर रोल करना पड़ता है। वह डाइस को जमीन पर फेंकता है और उसे एम का स्कोर मिलता है। उसे एम का मतलब समझ में नहीं आता, इसलिए वह अपने सारे एम पॉइंट्स को लाख के स्टेट में डालने का फैसला करता है। उसे आश्चर्य होता है जब वह अपना स्टैट विंडो खोलता है और देखता है कि उसका लक स्टैट पूरी तरह से मैक्स्ड आउट हो गया है, जिससे उसे लगता है कि उसने इसे किसी बेहतर स्टैट में इस्तेमाल किया होता। अपनी बाकी स्टैट्स को चेक करते समय उसे पता चलता है कि बेकार स्किल्स के अलावा उसे 2 यूनिक स्किल्स भी मिले हैं। क्योंकि वह पृथ्वी पर इतना अकेला था, इस दुनिया में भी वह पार्टी नहीं बना सकेगा, भले ही वह चाहे। लेकिन इसके बदले उसकी दूसरी स्किल उसे मॉन्स्टर्स को अपना सेवक बनाने की अनुमति देती है, क्योंकि अगर उसके दोस्त होते तो वह ऐसा नहीं कर पाता। हारुका थोड़ा निराश है कि वह अपने लिए कोई हरेम नहीं बना पाएगा, लेकिन जैसा है वैसा है। अभी वह इस बात की चिंता कर रहा है कि उसे अपने आसपास कोई सहपाठी नहीं दिखता और उसे यह अजीब लगता है क्योंकि यह सपोजिटली स्टार्टिंग लोकेशन है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे पहले भी उनकी परवाह नहीं थी, तो अब क्यों करेगा। अभी उसे फोकस करना है कि उसे सप्लाईज मिले ताकि वह इस जंगल में अच्छा जीवन जी सके।
इतनी रफ्तार से ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तक कि हारुका गलती से किसी मॉन्स्टर से टकरा न जाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो जरूर मर जाएगा। तभी हारुका को याद आता है कि उसके पास कॉन्टेक्ट लेंस स्किल है, तो वो कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनता है और अचानक से उसे अपने आसपास की सभी जानकारी दिखाई देने लगती है। पता चलता है कि इन कॉन्टैक्ट लेंसेज में एक इनबिल्ट अप्रेजल स्किल है और इसके जरिए वो जंगल में आसानी से घूम सकता है और कुछ मशरूम्स ढूंढ लेता है जिन्हें खाकर वो मरेगा नहीं। वो कुछ मशरूम्स उठाता है और उसके विलेजर बैग की वजह से वो जितना चाहे उतना उठा सकता है। फिर वो पास की नदी में जाता है और अपने बैग का इस्तेमाल करके थोड़ा पानी पीता है, लेकिन जैसे ही वो पानी पीकर उठता है उसकी नजर कुछ और पर पड़ती है। वो जंगल के अंदर वापस जाता है और उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। ये गुफा इतनी दिलचस्प लगती है कि वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो हारुका एक छोटी सी प्रार्थना करता है, मानो कोई मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला हो। खुशकिस्मती से गुफा में कोई मॉन्स्टर नहीं है और ये जगह काफी बड़ी है, इसलिए वो इसे अपनी बेस ऑफ ऑपरेशंस बनाने का फैसला करता है। वो अपने बैग से एक टेंट और एक मैजिक लैंटर्न निकालता है और कैंप सेट करता है। फिर टेम्परेचर कंट्रोल मैजिक का इस्तेमाल करके एक छोटी आग जलाता है ताकि रात में गर्मी बनी रहे। संयोग से एक बार टेम्परेचर मैजिक का इस्तेमाल करने पर उसे एक नई फायर स्किल भी मिल जाती है और मॉन्स्टर्स से बचने की चिंता ने उसे कई डिटेक्शन स्किल्स भी दिला दी हैं। लेकिन हारुका की एकमात्र अटैक स्किल सिर्फ एक स्टिक है, इसलिए उसे अब भी अपना बचाव करने का तरीका ढूंढना होगा। अगली सुबह हारुका झटके से जागता है, घबराहट में टेंट से बाहर निकलता है और राहत की सांस लेता है कि रात में कोई मॉन्स्टर हमला नहीं हुआ, वो सुरक्षित है और इसका श्रेय उसकी एंटी मॉन्स्टर प्रॉपर्टीज वाली बेकार स्किल्स को जाता है। लेकिन भले ही वो खतरे से सुरक्षित हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो भूख से सुरक्षित है। इसलिए वो एक फ्राइंग पैन निकालता है और कल इकट्ठा किए गए मशरूम को पकाने लगता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि फ्राइंग पैन कहां से आया, तो वो उसके विलेजर बैग में अकेला पड़ा था, साथ ही एक पूरा किचन नाइफ सेट और कुछ बीफ जर्की भी। अब तक वो बैग हारुका के आर्सेनल की सबसे उपयोगी चीज साबित हुई है और वो सोचता है कि आखिर किस विलेजर ने इसे भर दिया होगा। किसी भी हाल में अब जब वो खा चुका है, उसे सोचना होगा कि आगे क्या करना है। इसलिए वो बाहर निकलता है और सोचने के लिए एक छोटी सी सैर करता है। फिलहाल वो गुफा बेस ऑफ ऑपरेशंस के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन हारुका को अब भी एक भरोसेमंद भोजन का स्रोत ढूंढना होगा और मॉन्स्टर्स के खिलाफ सुरक्षा के उपाय करने होंगे जो इस दुनिया में उसे हमला कर सकते हैं। खुशकिस्मती से उसके कॉन्टैक्ट लेंसेज की मदद से उसके लिए काफी खाना जुटाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि उसे तुरंत और मशरूम्स और कुछ हर्ब्स मिल जाते हैं। लेकिन उसे अब भी अपने मॉन्स्टर समस्या का हल निकालना होगा। तभी हारुका की डिटेक्शन स्किल काम करने लगती है और उसे पास में कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए वो इसे चेक करने का फैसला करता है। और जैसे ही उसे एहसास होता है कि ये शोर गॉब्लिन्स के कारण हो रहा है, वो डर जाता है। अगर एक गॉब्लिन होता तो भी काफी बुरा होता, लेकिन यहाँ दो हैं और दोनों की स्ट्रेंथ स्टैट्स हारुका से ज्यादा है। वो सोचता है कि क्या वो अपनी मौजूदा ताकत के साथ उन्हें हरा पाएगा और भागने का विचार करता है। लेकिन इस जंगल में रहने का मतलब है कि अगर उसे जीवित रहना है तो उसे किसी न किसी मोड़ पर गॉब्लिन्स से लड़ना होगा। इसलिए वो फैसला करता है कि जब उसके पास सरप्राइज अटैक का फायदा है तो इसी समय उनसे निपट लेता है। ये सोचकर वो यकीन नहीं करता कि उसकी स्टिक इस काम के लिए पर्याप्त होगी, इसलिए वो अपनी एक ट्रैश स्किल का इस्तेमाल करता है स्टिक को मैजिक से लपेटने के लिए और देखता है कि क्या होता है। ये उम्मीद से बेहतर काम करता है, इसलिए वो झाड़ियों से बाहर कूदता है और एक गॉब्लिन के सिर पर वार करता है। गॉब्लिन चकरा जाता है, लेकिन हारुका वहां नहीं रुकता और तब तक उसे मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। एक गॉब्लिन खत्म हो गया, लेकिन हारुका को अभी दूसरे से निपटना बाकी है। जैसे ही दूसरा गॉब्लिन उस पर हमला करता है, वो उसकी वार से बच जाता है। अब जब उसे लड़ाई का अंदाजा हो गया है, हारुका को एहसास होता है कि गॉब्लिन के हमले वास्तव में काफी आसान है, इसलिए वो आसानी से उन्हें डॉज कर लेता है और फिर उसे मैजिक की वेव से मारता है। अपनी पहली गॉब्लिन लड़ाई जीतने के बाद हारुका सोचता है कि आज के लिए इतना काम काफी है और गुफा में वापस लौट आता है ताकि थोड़ा आराम कर सके। वापस आकर वो कुछ मशरूम्स भूनता है और गॉब्लिन के कॉर्प्स से मिली क्लब को देखता है। वो हाई डैमेज तो करता है, लेकिन भारी है और उसकी रेंज भी कम है, इसलिए हारुका फिलहाल अपनी स्टिक का इस्तेमाल जारी रखने का फैसला करता है। फिर वो अपने बाकी स्टैट्स चेक करता है और उसकी हैरानी की सीमा नहीं रहती जब उसे पता चलता है कि आज की लड़ाई से उसका लेवल अप हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके सारे एग्जिस्टिंग स्टैट्स भी दोगुने हो गए हैं। अगली सुबह हारुका उठता है और हमेशा की तरह नाश्ता करता है, लेकिन अब उसे हर वक्त सिर्फ मशरूम्स खाकर ऊब सी होने लगी है। उसे सच में यहाँ कुछ मीट खाने का मन है, लेकिन इसके लिए उसे पहले हंटिंग सीखनी होगी।
और उससे पहले खुद को एनहांस करना होगा। सबसे पहले वो अपने नए मिले मैजिक फ्यूजन स्किल को आजमाना चाहता है। संक्षेप में ये स्किल उसकी पूरी बॉडी को मैजिक से कवर कर देता है ताकि उसकी फिजिकल और मैजिकल डिफेंसेस बढ़ जाएं। इसके अलावा उसकी स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है, जिससे वो लड़ाई में ज्यादा प्रभावी हो सकता है। साथ ही उसका अप्रेजल स्किल भी लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया है, तो वो इसे इस्तेमाल करता है यह देखने के लिए कि कुछ बदला है या नहीं। लेकिन फर्क बस इतना है कि अब डिस्क्रिप्शंस के साथ एक क्वेश्चन मार्क दिखता है। हरुका ने शायद कभी वीडियो गेम्स नहीं खेले हैं, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क आइकॉन का मतलब समझने में 1 मिनट बर्बाद कर देता है और अंत में इसे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। इसके बजाय वो बाहर जाकर मैजिक ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। जाते वक्त उसे जमीन पर कुछ दिखाई देता है। वो सोचता है कि शायद ये मीट हो सकता है, लेकिन वो फिर से एक मशरूम निकलता है। हरुका को थोड़ी उम्मीद थी कि इस दुनिया में मीट पेड़ों पर उगेगा, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि उसे जमीन पर कोई मीट नहीं मिलेगा। इसलिए वो अपने मैजिक ट्रेनिंग पर ध्यान देता है। वो अपनी माना इन्फ्यूजन स्किल एक्टिवेट करता है और एक कदम आगे बढ़ता है, लेकिन फिजिकल बूस्ट की वजह से वो कई मीटर आगे उड़ जाता है। उसका शरीर पहले से काफी हल्का महसूस हो रहा है और अब वो बड़ी आसानी से जंगल में ऐसे दौड़ सकता है जैसे टेलीपोर्ट कर रहा हो। इसके अलावा उसकी डेक्सटेरिटी भी काफी बढ़ गई है, जिससे वो चीजों को सही तरीके से और तेजी से स्ट्राइक कर सकता है। अपनी एनहांस्ड स्ट्रेंथ का पहला प्रयोग वो 2 रैंडम गॉब्लिन्स पर करता है और कल की तरह नहीं, अब वो एक ही हिट में गॉब्लिन को गिरा देता है। अब उसे अपनी नई ताकत पर काफी कॉन्फिडेंस हो गया है, इसलिए वो और भी गॉब्लिन्स को हैंडल करने का सोचता है। लेकिन जब वो 3 गॉब्लिन्स के एक ग्रुप को देखता है तो उसे दूसरा ख्याल आता है और धीरे धीरे पीछे हट जाता है ताकि पकड़ा न जाए। वो सोचता है कि आज के लिए काफी मेहनत हो चुकी है और वो वापस अपने केव में लौट जाता है ताकि अपनी मैजिक का अभ्यास कर सके। दिन में लड़ाई और रात में मैजिक की प्रैक्टिस का ये सिलसिला चलता रहता है और इसी रूटीन की बदौलत हरुका अब एक गॉब्लिन को एक ही बार में मार सकता है और मैजिक क्राफ्टिंग से एक प्रॉपर टेबल भी बना लेता है। वो फिर अपने केव के लिए एक गेट बनाता है ताकि वो रात में बाहर जा सके। अब वो आखिरकार शिकार पर जा सकता है। वो एक रैबिट के पीछे जाता है क्योंकि उसे काफी समय से मीट का स्वाद नहीं मिला है, और जब वो उसे पकड़ने ही वाला होता है और पकाने की तैयारी करता है तभी उसे पास में कुछ और दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई गॉब्लिन है, लेकिन ध्यान से देखने पर वो पाता है कि ये उससे भी बुरा है। ये उसकी क्लास के डिलिंक्वेंट्स हैं और वो उनसे डील नहीं करना चाहता, इसलिए वो दूसरी दिशा में चुपचाप भागने का फैसला करता है। वो आगे बढ़ता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है लोकप्रिय लड़कियां, जिम ब्रो और नर्ड्स भी यहाँ हैं। उसे नर्ड्स से उतनी परेशानी नहीं है क्योंकि कभी कभी स्कूल में वो उनके साथ बैठा करता था, लेकिन अब भी उनसे बात करने का उसका मन नहीं है। आखिरकार उसकी नजर स्टूडेंट काउंसिल ग्रुप पर पड़ती है जिसमें क्लास रेप भी है। हालांकि उसे अपनी क्लास के लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन उसे मानना पड़ेगा कि क्लास रेप हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, इसलिए कम से कम उसकी इस काइंडनेस को लौटाना तो बनता है, भले ही सिर्फ एक हेलो ही क्यों ना कहना हो। वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि क्या खुद को सामने लाकर उससे बात करनी चाहिए, लेकिन फिर उसे लगता है कि इससे उसका अकेला रहने का सपना टूट जाएगा। क्योंकि किसी को नहीं पता कि वो यहाँ है, उसे अकेले रहने का असली मौका मिल रहा है, जैसा वो हमेशा से चाहता था। न कोई बेकार की बातें, न कोई टैक्सेस और न ही कोई उसे परेशान करने वाला। वो नहीं चाहता कि उसके क्लासमेट्स के साथ इंटरेक्शन से ये सब बिगड़ जाए, क्योंकि वो वैसे भी काफी अनोइंग हैं। इसीलिए वो आधिकारिक तौर पर फैसला करता है कि वो अपने क्लासमेट्स को नजरअंदाज करेगा और इस दुनिया को अकेले जीतने के लिए निकलेगा। हरुका नोटिस करता है कि क्लास के गुंडे धीरे धीरे उसके पास आ रहे हैं, तो वह जल्दी से पास की झाड़ियों में छिप जाता है। जैसे ही वो छिपता है, गुंडे को किसी झाड़ी से आवाज आती है और वे उसे देखने का फैसला करते हैं। जैसे जैसे वे हरुका के पास आते हैं, हरुका सोचता है कि अब वो पकड़ा जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि गुंडे को सिर्फ वही खरगोश मिलता है जिसे हरुका पहले छोड़ चुका था और वह भाग जाता है। गुंडे इस पर निराश होते हैं और वहां से चले जाते हैं, ये सोचते हुए कि यह बेकार था। इसके बाद हम देखते हैं कि गुंडे नदी के पास इकट्ठे होते हैं और किसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं और हरुका दूर से उन पर नजर रखता है। वह उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, यह उम्मीद करते हुए कि उसे उनके मामलों में फंसना न पड़े। हरुका सुनता है कि वे बस अपनी क्लास की लड़कियों के बारे में गंदी बातें कर रहे हैं। उनमें से एक कहता है कि उनकी क्लास रेप के बूब्स तो इस दुनिया में भी बड़े हैं। कुछ लड़के स्विम क्लब की लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे होते हैं। हरुका लड़कियों की चिंता करता है, लेकिन वह सोचता है कि वे ठीक रहेंगी क्योंकि क्लास रेप उनके साथ है और वह जल्दी ही इनकी नीयत को समझ जाएगी। वह बताता है कि क्लास रेप ने हमेशा से ही पहली क्लास से इन गुंडे को काबू में रखा है। उसी समय गुंडे एक नर्ड तनाका से पूछते हैं कि क्या वे अपनी स्किल्स से जो चाहे कर सकते हैं। तनाका कहता है कि हाँ,
और वे उसे अपनी स्किल्स के बारे में और सिखाने के लिए कहते हैं। हरुका देखता है कि तनाका को बस एक सर्च इंजन की तरह यूज किया जा रहा है ताकि स्किल्स और बाकी चीजों के बारे में जानकारी मिल सके। इसके बाद गुंडे अपने गलत इरादों के साथ चले जाते हैं और हरुका यह समझ जाता है कि उसकी क्लास के लोग नदी के ऊपर की तरफ होंगे, लेकिन वह यह सोचकर वहां से चला जाता है कि वह अकेला रहना पसंद करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हरुका एक गुफा में है। हरुका नोटिस करता है कि उसकी लोनर स्किल लेवल 2 पर पहुंच गई है और वह समझता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने क्लासमेट्स से छिपने की कोशिश की थी। वह खुश है कि उसका नीट टाइटल लेवल अप नहीं हुआ, लेकिन वह इस बात से निराश है कि उसके पास बहुत बेकार जॉब टाइटल्स हैं। वह देखता है कि वह लेवल 3 तक पहुंच गया है और वह सोचता है कि उसकी मास्टर ऑफ नन और ब्लॉक हेड स्किल्स उसे लेवल अप करने में मुश्किल पैदा कर रही हैं, लेकिन उसे इन स्किल्स का कोई सही मतलब नहीं समझ में आता। उसे पता है कि मास्टर ऑफ नन की वजह से वह किसी एक काम में फोकस नहीं कर पाता, लेकिन बाकी काम वह ठीक ठाक कर लेता है और ब्लॉक हेड स्किल उसके लिए अच्छी है, लेकिन वह समझता है कि ब्लॉक हेड का मतलब एक पपेट होता है जो बेकार होता है। वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचने का फैसला करता है और खाने में अपना दुख भुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से मशरूम खाकर निराश हो जाता है। वह सोचता है काश उसे मांस या मछली खाने को मिल पाता। फिर रात में हम देखते हैं कि हरुका गुफा में लेटा है और उसे गुफा के बाहर लड़ाई की आवाजें सुनाई देती हैं। क्योंकि वह इन आवाजों की वजह से सो नहीं पाता, वह बाहर जाकर देखने का फैसला करता है कि क्या हो रहा है। वह सोचता है कि इस समय अच्छे बच्चों को सो जाना चाहिए था। वह उम्मीद करता है कि ये आवाजें गुंडे की न हो, लेकिन वह हैरान होता है जब वह देखता है कि नर्ड्स कुछ गोब्लिन्स से घिरे हुए हैं और उनसे लड़ रहे हैं। वह देखता है कि वे थोड़ी परेशानी में हैं और वह सोचता है कि क्या उसे उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले वह अपने अप्रेजल स्किल से उनकी स्किल्स चेक करता है। उसे पता चलता है कि वे उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और वह यह देखकर सरप्राइज हो जाता है कि वे बिना उसकी मदद के ठीक रहेंगे। उसे यह भी पता चलता है कि उनके पास चीट स्किल्स हैं जो उसके पास नहीं हैं। वह बताता है कि उनकी पुरानी दुनिया में उसकी क्लास में देश के सबसे अच्छे एथलीट्स और लड़के लड़कियां थीं जिनके सबसे अच्छे ग्रेड थे। उनमें से कुछ सेलिब्रिटी बच्चों के भी थे और वह सोचता है कि शायद इसलिए वह उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहा। वह यह भी मानता है कि नर्ड्स को इस नई दुनिया के बारे में एक्सपर्ट होना चाहिए और उसे यकीन होता है कि वे ठीक रहेंगे। लेकिन जैसे ही वह जाने की कोशिश करता है, वह देखता है कि नर्ड्स के पीछे कुछ और गोब्लिन्स आ रहे हैं और नर्ड्स उन्हें देख नहीं पाते। हरुका उनकी मदद करने का फैसला करता है। वह अपने लकड़ी के डंडे से गोब्लिन्स को हरा देता है और नर्ड्स से पूछता है कि क्या वे ठीक हैं। नर्ड्स, जो अपनी तरफ के गोब्लिन्स को भी हरा चुके हैं, कहते हैं कि वे ठीक हैं। इसके बाद वे हरुका के साथ घूमते हैं और उसे बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। हरुका अजीब से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और सोचता है कि काफी समय हो गया जब उसने किसी से बात की थी, इसलिए उसे अब नॉर्मल बात करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसके बाद वह उन्हें अपनी गुफा में ले जाता है और वे हरुका के बनाए गए शानदार इंटीरियर को देखकर हैरान हो जाते हैं। हरुका उन्हें बताता है कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया क्योंकि वह अर्थ मैजिक यूज कर सकता है। वे विश्वास नहीं कर पाते कि उसने यह सब अकेले कर लिया। वे सोचते हैं कि यह सही नहीं है कि हरुका के पास यह सब सिर्फ उसके लिए है। फिर हरुका उनसे पूछता है कि बाकी क्लासमेट्स का क्या हुआ। वह सोचता है कि शायद वे खुद से एक्सप्लोर करने निकल गए होंगे, लेकिन वे बताते हैं कि असल में वे भाग रहे हैं। हरुका पूछता है कि आखिर हुआ क्या था और वे शुरू से लेकर अंत तक सब समझाते हैं। वे बताते हैं कि यह सब उस दिन से शुरू हुआ जब वे इस दुनिया में समन किए गए थे। जब उन्हें समन किया गया तो वे यह नहीं समझ पाए कि वे कहाँ हैं। जल्दी ही उन्हें समझ आया कि वे एक दूसरी दुनिया में हैं, जैसा कि एक भगवान ने बताया था। कुछ लड़कियां अपने घर और परिवार की याद में रोने लगीं, जबकि बाकी ने सोचा कि अब क्या करना है, क्योंकि उन्हें इस दूसरी दुनिया के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। इस बीच जो नर्ड्स थे, उन्हें पहले से इस तरह की चीजों का अंदाजा था। उन्होंने अपनी स्किल्स चेक की। उन्हें इस बात से आश्चर्य हुआ कि वे वाकई में दूसरी दुनिया में थे और उन्होंने अपनी स्किल्स को पहचान लिया जो उन्होंने पहले मांगा में देखी थी। क्लास के गुंडे ने नर्ड से कहा कि वे उन्हें इस दूसरी दुनिया की ओर बातें बताएं, नहीं तो वे उन्हें पीट देंगे। क्लास रेप ने मुश्किल हालात में भी खुद को संभाले रखा और बाकी सबको शांत रहने के लिए कहा। उसने उन्हें जंगल में ज्यादा शोर न करने की चेतावनी दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और कुछ गोब्लिन्स ने उनका पता लगा लिया था। क्लास रेप भी इस हालात को देखकर अपने आप को शांत नहीं रख पाई और डिलिंक्वेंट्स के साथ कुछ लड़कियां भी मॉन्स्टर्स को देखकर डर से कांप रही थीं। नर्ड्स, जिन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये सिर्फ गॉब्लिन्स हैं जो आई स्काई नॉवेल्स में अक्सर निचले स्तर के मॉन्स्टर्स होते हैं, ने लड़ाई के लिए तैयारी कर ली।
उन्होंने अपनी स्किल्स और ज्ञान का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर्स से ठीक ठाक मुकाबला किया और जब उन्हें पूरी ताकत लगाते देखा तो जिम बॉयज ने भी लड़ाई में हिस्सा लिया और अंततः सभी गॉब्लिन्स को हरा दिया। इसके बाद क्लास रेप ने सुझाव दिया कि वे किसी सुरक्षित जगह पर जाएं जहां ज्यादा साफ दृश्य हो और वे सभी एक सुरक्षित दिखने वाली नदी की तरफ चले गए। उन्होंने वहां कैंप लगाया और नर्ड्स ने बाकी सभी को यह सिखाया कि कैसे मांगास और लाइट नॉवेल से सीखी हुई जानकारी का उपयोग करके इस दुनिया में सरवाइव करना है। क्लास रेप ने सभी को ड्यूटीज बांट दी और थोड़े समय बाद क्लास का माहौल थोड़ा बेहतर हो गया। सबने एक साथ काम किया और उन्होंने इस दूसरी दुनिया में किसी तरह का एक घर जैसा माहौल बना लिया, लेकिन यह ज्यादा देर तक नहीं चला। एक दिन लड़कियों ने सारा मैनुअल, काम और बाकी चीजें करने से मना कर दिया और कहा कि वे अब और काम नहीं करेंगी। क्लास रेप ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थीं। लड़कियों को देखकर बाकी लोग भी काम टालने लगे और उन्होंने सोचा कि सारे काम नर्ड से करवा लें क्योंकि वे इसमें बेहतर हैं। भले ही क्लास रेप ने पूरी कोशिश की, लेकिन वह उन्हें मना नहीं कर पाई। क्लास रेप ने तब सोचा कि यह सब इस तरह क्यों हो गया और वह टूट गई। तब से क्लास रेप, नर्ड्स और कुछ मुट्ठी भर लोग ही सारा काम करते थे, जबकि बाकी लोग कैंप में आलसी बने रहते थे। नर्ड्स इससे खुश नहीं थे और उन्हें मॉन्स्टर्स से भी लड़ना पड़ा ताकि वे अपने लेवल्स बढ़ा सकें। उन्हें याद आया कि कुछ डिलिंक्वेंट्स ने मेस्मराइज और पपेट्री स्किल्स चुनी थीं और वे इससे खुश नहीं थे। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि उनके पास ऐसी स्किल्स थीं जो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो सकती थीं और वे इतने मजबूत बनना चाहते थे कि उन स्किल्स का उन पर कोई असर न हो। इस बीच तनाका ने डिलिंक्वेंट्स को उनके स्पेशल स्किल्स के बारे में सब बता दिया और वे रात में चुपके से मॉन्स्टर्स से लड़कर अपने लेवल बढ़ाते रहे। उन्होंने बताया कि उन्हें पहले लेवल बढ़ाना होगा ताकि वे पपेट्री और मेस्मराइज स्किल्स को अनलॉक कर सकें, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि नर्ड्स उन पर नजर रख रहे थे। तब नर्ड्स को उनके हरेम प्लान के बारे में पता चला और यह समझना आसान था क्योंकि डिलिंक्वेंट्स अपनी क्लास की लड़कियों के बारे में क्या करना चाहते थे इस पर बहुत ही ग्राफिक बातें कर रहे थे। नर्ड्स ने यह सब क्लास रेप को बताया और उसने भी अपना लेवल बढ़ाने का संकल्प लिया। कुछ दिन बाद डिलिंक्वेंट्स ने आखिरकार अपनी जरूरी स्किल्स अनलॉक कर लीं और वे अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी में थे, लेकिन क्लास रेप ने ठीक समय पर आकर उन पर पानी फेर दिया। उन्होंने अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर बाद डिलिंक्वेंट्स जमीन पर गिरे हुए मिले और वे हिल भी नहीं पा रहे थे। तब नर्ड्स ने अपनी सीलिंग स्किल्स का उपयोग करके डिलिंक्वेंट्स की गंदी स्किल्स को सील कर दिया। उनके बुरे इरादे सामने आने के बाद उन्हें कैंप से बाहर निकाल दिया गया। डिलिंक्वेंट्स इस पर खुश नहीं थे और जल्द ही उन्होंने कैंप पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने ही क्लासमेट्स पर अंधाधुंध हमला किया और कैंप को जला दिया। जाते वक्त उन्होंने धमकी दी कि वे फिर लौटेंगे और नर्ड्स इस बात से निराश हो गए कि उन्होंने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की वह इतनी आसानी से खत्म हो गई। लड़कियों ने फिर इसके लिए नर्ड्स को दोषी ठहराया, यह कहते हुए कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने डिलिंक्वेंट्स से लड़ाई मोल ली। बाकी लोग भी एक अच्छे भीड़ की तरह इस बात में शामिल हो गए, लेकिन क्लास रेप ने नर्ड्स का बचाव किया क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि असली दोष डिलिंक्वेंट्स का था। कुछ और स्टूडेंट्स ने भी उनका साथ दिया, लेकिन नर्ड्स ने फिर भी कैंप छोड़ने का फैसला किया क्योंकि माहौल अजीब हो गया था। यह दुखद कहानी सुनकर हरुका को नर्ड्स के लिए बुरा लगा और उसने कहा कि वह उन्हें एक शानदार दावत देगा, लेकिन उसके पास देने के लिए सिर्फ मशरूम ही थे। वे सभी मशरूम खाते हैं और हरुका उनके साथ अगला दिन भी बिताता है, यह सोचते हुए कि कभी कभी अकेले न रहना भी ठीक है। इसके अगले दिन नर्ड्स उसकी गुफा से चले जाते हैं और वह उम्मीद करता है कि उनके बाकी क्लासमेट्स उनका शिकार न कर लें। जाने से पहले वे उससे आखिरी बार पूछते हैं कि क्या वह उनके साथ नहीं चलेगा क्योंकि वे पास के शहर में एडवेंचर्स बनने जा रहे हैं। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह उनकी ग्रुप के बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा करीब है क्योंकि वे अक्सर एक दूसरे के साथ किताबें शेयर करते थे। हरुका इससे सहमत होता है, लेकिन वह फिर भी उनके साथ जाने से मना कर देता है। नर्ड्स फिर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हरुका सोचता है कि वह भी शहर में दिलचस्पी रखता है, लेकिन वह अपने पास मौजूद शापित स्किल्स की वजह से उनके रास्ते में आ जाएगा। फिर वह बाकी लोगों को चेक करने का फैसला करता है क्योंकि नर्ड्स को क्लास रेप की चिंता थी और उसे पता नहीं था कि वहां क्या हो रहा है। हरुका फिर जंगल में और गहराई तक जाता है और एक कोबोल्ड से सामना करता है। वह उसकी बांह पर काट लेता है, लेकिन हरुका किसी तरह उसे हरा देता है और आगे बढ़ता रहता है। रात तक वह उस जगह पहुंच जाता है जहां उसके क्लासमेट्स को कैंप करना चाहिए था, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। वह सोचता है कि शायद उन्होंने कैंप बदल लिया है और फिर वह अपने एनिमी ट्रैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके देखता है कि बाकी लोग कहां गए। वह नदी के दूसरी तरफ कुछ पैरों के निशान देखता है और उनका पीछा करता है।
कुछ ही देर बाद वह लड़कियों के पास पहुंच जाता है। वह उन्हें देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने उसे देख लिया था। वे उसका पीछा करने लगती हैं और वह यह सोचता है कि अब ये उसकी लोनर लाइफ में खलल डालने वाली है। फिर वे उससे विनम्रता से रुकने के लिए कहते हैं और उनकी इस विनम्रता से हैरान होकर वह रुक जाता है। फिर वे उससे पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि नर्ड्स कहाँ हैं, क्योंकि वह उनकी ग्रुप के करीब है। हारुका सोचता है कि वे उन्हें ढूंढकर उनसे कोई काम करवाना चाहते होंगे, लेकिन लड़कियां कहती हैं कि वे तो सिर्फ उनसे माफी मांगना चाहती हैं। यह सुनकर हारुका चुप हो जाता है। वे कहती हैं कि अब उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने नर्ड्स के साथ गलत किया और उन्हीं की बदौलत वे इतनी देर तक सरवाइव कर पाई हैं। हारुका को स्वार्थी लड़कियों को इतनी गंभीरता से माफी मांगते देख अजीब लगता है और वह उनसे कहता है कि अब नर्ड्स से मिल पाना बहुत देर हो चुका है। फिर भी वे उससे सिर्फ यह बताने के लिए कहती हैं कि वे कहाँ हैं, और वह सोचता है कि क्या वे अपने आप इस जंगल से बाहर निकल पाएंगी और रास्ते में आने वाले मॉन्स्टर्स से लड़ पाएंगी। वह यह भी सोचता है कि क्या वे सच में उन लोगों से माफी मांगने के लिए गंभीर हैं जिन्होंने उनकी रक्षा की थी, या फिर वे सिर्फ नर्ड्स पर बोझ बन जाएंगी अगर उनके पास कोई दृढ़ संकल्प नहीं है। तभी लड़कियां रोने लगती हैं और कहती हैं कि वे बस माफी मांगना चाहती हैं। वे हारुका से विनती करती हैं कि वह उन्हें यह सिखाए कि इस दुनिया में कैसे सरवाइव करें और नर्ड्स से मिलें। हारुका के अंदर नर्ड्स के प्रति इतनी निष्ठा है कि वह समझ ही नहीं पाता कि वह क्या करने जा रहा है। तभी उसकी सर्विट्यूड स्किल अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और वह उनकी मदद करने के लिए मान जाता है, और तब तीनों लड़कियां उसकी स्लेव्स बन जाती हैं। अब वे उसका पीछा करती हैं जब वह जंगल से होकर रास्ता बनाता है, और लड़कियां उसके बात करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। यह देखकर वह सोचता है कि आखिर यह सर्विट्यूड स्किल है क्या, और उसे लड़कियों की मृत आंखें देखना भी अच्छा नहीं लगता। उसे यह डरावना लगता है कि लड़कियां भी उसकी मदद कर रही हैं और मॉन्स्टर्स के स्पेल स्टोन्स उसे ऐसे पेश कर रही हैं जैसे वह कुत्ते के साथ खेल रहा हो। फिर वह देखता है कि लड़कियों की लीडर घायल है और वह उसे एक पोशन देता है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वह पोशन को उस पर ही छिड़क देती है। हारुका यह देखकर उदास हो जाता है और सोचता है कि अगर क्लास रेप ने उसे इस हाल में देखा तो क्या होगा। वह सोचता है कि इन लड़कियों को सर्विट्यूड के प्रभाव से कैसे मुक्त करे, और तभी क्लास रेप वहां आ जाती है। वह उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी सर्विट्यूड स्किल का हल खोजने में व्यस्त है, और उसे क्लास रेप का ध्यान तब जाता है जब वह उसके कान में चिल्लाती है। इसी बीच डिलिंक्वेंट्स अभी भी अपनी बुरी योजनाओं को पूरा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और उन्होंने तय किया है कि सबसे आखिर में जिनका पता चलेगा पहले उन लड़कियों को अपने रास्ते से हटाएंगे। इस एपिसोड की शुरुआत हारुका से होती है, जो सोच रहा होता है ये सब उन चिड़चिड़ी लड़कियों के साथ क्यों हुआ, मैं उनका काबू कैसे तोड़ सकता हूँ। तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव उसके पास आकर इतनी जोर से बोलती है कि वह सुन सके। थोड़ी देर बाद सीआर के साथ दौड़ रही बाकी लड़कियां भी आ जाती हैं, जो दौड़ते दौड़ते थक चुकी होती हैं। वे कहती हैं, तुम तो बहुत तेज दौड़ती हो, और ऐसा लगता है कि ये क्लास की बाकी लड़कियां हैं। सीआर फिर हारुका से पूछती है, इन लड़कियों के साथ क्या हुआ है, ये कुछ अजीब लग रही हैं। हारुका उन लड़कियों के साथ क्या हुआ और कैसे उसने उन्हें काबू में किया, यह सोचता है। फिर वह कहता है, यह एक लंबी कहानी है, मैं बाद में समझाऊंगा। सीआर गुस्से में आकर कहती है, अभी बताओ। फिर हारुका मानता है कि उसने इन पर एक सब्जुगेशन स्पेल किया था। सीआर और भी गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुमने ये क्यों किया, यह जादू तो सिर्फ राक्षसों पर ही किया जाता है। हारुका जवाब देता है, यह खुद ही हो गया। जब मैंने स्टेटस स्क्रीन चेक की तो ये लड़कियां सबजुगेटेड दिखाई दी। बाकी के छात्र गुस्से में आ जाते हैं और उसे घूरते हैं। उस पल में हारुका सोचता है, काश मैं मर सकता। सीआर फिर जादू से लड़कियों को मुक्त कर देती है, लेकिन जैसे ही हारुका भागने की कोशिश करता है वे उसे रोक लेती हैं और कहती हैं, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। हारुका सोचता है, तो मैं फिर से अकेला हूँ, यही मेरी जिंदगी है। फिर वह सोचता है, मुझे अपनी घर को बड़ा करने वाली जादू को ट्रेन करना चाहिए। वह अपनी जादू शुरू करता है, लेकिन जब वह ध्यान से करता है तो एक धमाका हो जाता है। फिर उसे जमीन में दबा हुआ देख सकते हैं। लड़कियां उसे हैरान होकर देखती हैं और फिर उसे बाहर निकालने में मदद करती हैं। उसके बाद लड़कियां उसे धन्यवाद देती हैं कि उसने उनकी मदद की और सबकी मदद की, जिसे देखकर हारुका हैरान हो जाता है। वह फिर कहता है कि वह घर जाना चाहता है, जिसे सुनकर लड़कियां चौंक जाती हैं। वे पूछती हैं, क्या इस वक्त और जगह पर ऐसा कहना सही है। वह उन्हें बताता है, मुझे इस दुनिया में अपने घर वापस जाना है। वे कहती हैं कि वे सोच रही थीं कि उन्हें कहीं जाने का स्थान नहीं है। हारुका जवाब देता है, लेकिन मेरा यहाँ घर है। वे उससे पूछती हैं, तुम्हारे पास इस दुनिया में घर कैसे हो सकता है, क्या तुम यहाँ पैदा हुए हो। वह कहता है, नहीं, मुझे कुछ फुर्सत मिली थी तो मैंने एक घर बना लिया।
लड़कियां हैरान हो जाती हैं और कहती हैं, ये तो ऐसा नहीं है कि तुम अपनी फुर्सत में ऐसा कर सको। वे उसके पास इकट्ठा हो जाती हैं और बात करने लगती हैं। एक लड़की पूछती है, वैसे तुम्हारे घर में कितनी लड़कियां रह सकती हैं? हारुका जवाब देता है, हर ब्लॉक में 6 लोग, करीब 240 लोग रह सकते हैं। अगर तुम फाउंडेशन को बाहर बढ़ाओ तो शायद और भी जगह हो सकती है। इसके अलावा मेरे घर में किचन, बाथरूम और लॉन्ड्री भी है। सीआर फिर स्वीकार करती है कि जब से वे इस दुनिया में आई हैं, वे जंगल में रह रही थीं। ऐसा लगता है कि वे उसके घर में रुकने की उम्मीद करती हैं। सीआर फिर हारुका से पूछती है, क्या हम आज रात तुम्हारे घर रह सकते हैं? वह चौंक जाता है और सोचता है, मेरी क्लास की सारी लड़कियां मेरे घर रहना चाहती हैं। क्या ये सच में कोई सपना है? हारुका उन्हें साथ लेकर जंगल से होकर अपने घर की गुफा तक ले जाता है। जब वे चलते हैं तो वे रास्ते में लगे संकेतों को देखती हैं और हारुका को देखकर हैरान हो जाती हैं कि वह रास्ता इतनी अच्छी तरह जानता है। फिर वे आखिरकार घर पहुंच जाती हैं और साफ है कि वे सभी बहुत थक चुकी हैं। हारुका उन्हें अपने घर में स्वागत करता है। वे देखकर हैरान हो जाती हैं कि घर कितना बड़ा और शानदार है। सभी खुश होकर कहती हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये सपना नहीं है। अब हम तंबू में रहने के दिन भूल गए। हारुका फिर उन्हें किचन और बाथरूम दिखाने लगता है। जैसे ही वे बाथरूम देखती हैं, वे तुरंत उसमें घुसने लगती हैं और अपने कपड़े उतारने लगती हैं। सीआर हैरान होती है कि वे सब ऐसा कर रही हैं, जबकि हारुका खुद भी समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। वह बाहर एक तंबू लगाता है और सोचता है, अब मैं अकेला हूं। यह स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना, यही असली खुशी है। केवल मैं ही इसे समझ सकता हूं। आखिरकार मैं 20 हाई स्कूल की लड़कियों के साथ एक ही कमरे में ज्यादा देर नहीं रह सकता। कुछ समय बाद सीआर उसके पास आती है और उसकी मदद के लिए धन्यवाद करती है। वह कहती है, तुमने हमें बहुत मदद की है। हारुका जवाब देता है, तुमने हमारी देखभाल की है और सबको सुरक्षित रखा है। सीआर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और हारुका कहता है, ये सिर्फ अजीब लोग हैं, चिंता मत करो, तुम उनसे अलग हो। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे तुम्हारी तरह नहीं हैं। क्लास की सीआर भावुक हो जाती है और अब वह थोड़ा बेहतर महसूस कर रही है। वह हारुका से कहती है, तुम सच में बहुत अद्भुत हो। फिर वह सोचती है, क्या हारुका, जिसका अपना घर है, जो असली खाना खाता है और राक्षसों को भी हरा सकता है, ओड़ा और बाकी लड़कों से भी अजीब नहीं है? फिर वह हारुका का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि वह अब जाने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि लड़कियां सो रही हैं और हारुका अकेला पड़ा हुआ है। वह सोचता है, मुझे लगता है कि मैं आज रात ज्यादा सो नहीं पाऊंगा, इन लड़कियों और सीआर के बारे में सोचते हुए। अगली सुबह जब हारुका अपनी आंखें खोलता है तो वह देखता है कि एक लड़की उसे जगा रही है और कह रही है कि नाश्ता तैयार है। वह विश्वास नहीं कर पाता और कहता है, यह क्या सरप्राइज है? लेकिन यह लड़की कौन है? वह महसूस करता है कि यह उसकी क्लास की एक लड़की है। वह उसे जगा रही है और कहती है कि उन्होंने नाश्ते में मछली पकड़ी है। जब हारुका ये सुनता है तो वह तुरंत उठ जाता है और मछली खाने लगता है। वह कहता है, ये मछली तो शानदार लग रही है। मैं तो लंबे समय से ऐसी मछली खाने का सपना देख रहा था। वह मछली को ऐसे खाता है जैसे उसने कभी मछली खाई ही ना हो। वह कहता है, मैं पहले नदी के पास खड़ा होकर मछलियों को देखता था, लेकिन कभी कोई मछली आसानी से नहीं पकड़ पाया। मैं बस उन्हें देखता रहता और मशरूम खाता, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं कोई मछली पकड़ नहीं पाया। फिर वह लड़कियों से पूछता है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मछली पकड़ना आसान हो जाए? एक लड़की आगे बढ़ती है और बिजली की जादू से मछलियों को करंट लगाकर मार देती है, जिससे सारी मछलियां सतह पर तैरने लगती हैं। वह फिर से बिजली का जादू करती है और हारुका जल्दी से बिजली एक बॉक्स में जमा कर लेता है। उसे यह देखकर खुशी होती है और एक नोटिफिकेशन आता है कि उसने बिजली की जादू लेवल 1 सीखी है। सीआर उससे पूछती है, तुमने ये क्या किया? हारुका जवाब देता है, मैं बिजली की जादू की ट्रेनिंग कर रहा था। अब मैं इसे वस्तुओं को जादू से चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपनी एनक्लोजर एबिलिटी की मदद से। वह अनुमान लगाता है कि यह शायद उसकी मल्टी स्किल प्रोफिशिएंसी और फोकस एट्रीब्यूट को जोड़ने का नतीजा हो सकता है। हालांकि वह कहता है कि इसका लेवल सिर्फ ऐसा करके बढ़ने वाला नहीं है। सीआर उसकी जादू की क्षमताओं को देखकर प्रभावित हो जाती है और कहती है कि उसका नियंत्रण सच में शानदार है। लेकिन हारुका बिजली की जादू को देखकर चौंका हुआ है। वह मजाक में कहता है, जब मैंने इसे देखा तो मैं लगभग डर के मारे पैंट में ही पेशाब कर देता। इसके बाद एपिसोड में हम देखते हैं कि लड़कियां नदी में खुशी से खेल रही हैं। हारुका सीआर के साथ बैठा है और उससे पूछता है, तो क्या तुम सबने तय कर लिया है कि अब तुम क्या करने वाली हो? वह कहता है, अगर तुम इस गुफा में रहना चाहती हो तो कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम इस गुफा में रहना चाहती हो तो मैं कुछ सुधार कर सकता हूँ।
हो सकता है इसे पुराने होटल की तरह क्लासिक बना दूं। सीआर जवाब देती है, हमने अभी तक सहमति नहीं बनाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम सब शहर जाना चाहती हैं। हरुका कहता है, वह चालाक लड़कियां फिर से ओडा के ग्रुप को हराने के लिए निकलेंगी। लेकिन जब लड़कियां ये सुनती हैं तो वे कहती हैं, हम माफी मांगने के लिए जा रहे हैं, हम चालाक नहीं हैं, हम लेवल अप करना चाहती हैं ताकि हम मॉन्स्टर्स को हराने में सक्षम हो सकें। सीआर हरुका से पूछती है, हम उन्हें कैसे हरा सकते हैं, वे बहुत मजबूत हैं। हरुका उसे भरोसा दिलाता है, चिंता मत करो, इसे मुझे सौंप दो। फिर वह सभी लड़कियों को इकट्ठा करता है और कहता है, शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे लेवल क्या हैं। हर लड़की अपना लेवल बताने लगती है और उनमें से सबसे कम लेवल 16 है। हरुका चौंक जाता है क्योंकि उसका लेवल अभी तक 7 है। लड़कियां पूछती हैं, हम कब शुरू करेंगे? हरुका जवाब देता है, पहले चलो देखते हैं कि तुम लड़ाई में कितनी अच्छी हो। फिर वह 6, 7 और 8 लेवल के फॉक्स मॉन्स्टर्स को बुलाता है और कहता है, ये मंझले स्तर के जीव हैं। लड़कियां आहत हो जाती हैं, सोचती हैं कि वह उन्हें कमतर आंक का है। लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है तो लड़कियां फॉक्स मॉन्स्टर्स से बुरी तरह हार जाती हैं। लड़कियां अब हरुका के तंबू में बैठकर फॉक्स मॉन्स्टर्स की स्पीड और ताकत से हैरान होती हैं। हरुका उनसे पूछता है, तुम मेरे तंबू में क्या कर रही हो? वे जवाब देती हैं, हम पोस्ट बैटल रिव्यू कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद लड़कियां एक और लड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं और कहती हैं, हम फॉक्स मॉन्स्टर्स के साथ दूसरा राउंड खेलने के लिए तैयार हैं। एक लड़की हरुका के पास आती है और वह वही लड़की है जिसने उसे उस सुबह जगाया था। वह उससे माफी मांगती है और कहती है, पिछली बार लड़कों ने हमसे जो किया उसने हमें बहुत हिला दिया, लेकिन तुम अलग हो, तुमने हमें खाना दिया, शरण दी और अब लड़ाई करना भी सिखाया। तो कल मैं तुम्हारे लिए और मछली पकड़ लाऊंगी। हरुका मजाक में कहता है, ठीक है, मछली वाली लड़की हैरान होती है कि उसने उसे ऐसा कहा। अगली सुबह हरुका फिर से मछली खाता है और साफ तौर पर खुश दिखाई देता है। जब हरुका को लड़कियों की आवाजें बाहर से सुनाई देती हैं, जो कह रही हैं कि उन्हें फॉक्स मॉन्स्टर्स से बदला लेना है, तो वह हैरान हो जाता है और सोचता है, अरे ये लड़कियां कल रात हार गईं, फिर ये बदला लेने का सोच कैसे सकती हैं? लेकिन तभी सीआर आकर कहती है कि उन्हें इन जीवों से लड़ने से पहले और ट्रेनिंग करनी होगी। वह उन्हें छोटे गोब्लिन्स से ट्रेनिंग शुरू करने का आदेश देती है। कुछ समय बाद जब गोब्लिन्स और फॉक्स मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ाई का दिन आ जाता है, तो हर कोई इस युद्ध के लिए तैयार दिखाई देता है। फॉक्स मॉन्स्टर्स लड़कियों को तंग करने लगते हैं और हरुका सोचता है, क्या वे सच में इसे कर पाएंगी? जब वह इधर उधर देखता है तो उसे यह देखकर हैरानी होती है कि कुछ लड़कियां सो रही हैं, यह कहकर कि वे लड़ाई के लिए बहुत थकी हुई हैं। कुछ तो बीमार होने का बहाना भी बनाने लगती हैं ताकि फॉक्स मॉन्स्टर्स से न लड़ना पड़े। फिर भी कुछ फॉक्स मॉन्स्टर्स लड़कियों पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इस बार लड़कियां पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं। वे फॉक्स मॉन्स्टर्स के हमलों को अच्छे से नाकाम कर देती हैं और उन्हें बुरी तरह हराकर जीत जाती हैं। लड़कियां अपनी जीत से खुश हो जाती हैं और वे इस प्रशिक्षण के लिए हरुका और सीआर का आभार व्यक्त करती हैं। सीआर एक एक करके सभी लड़कियों को उनके कठिन परिश्रम के लिए बधाई देती है। एक लड़की ने एक हारे हुए फॉक्स मॉन्स्टर से हाथ मिलाया और उससे कहा, वो अच्छा मुकाबला था, लेकिन हम अब तुम्हें फिर से हारने नहीं देंगे। हरुका यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अब मैं थक चुका हूं सब कुछ से। इसके बाद सीआर सभी से कहती है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पास सभी जरूरी सामान जैसे मशरूम, मछली और यात्रा के सामान मौजूद हैं। हम एक लड़की को देखते हैं जो बड़ी सी बैग में सारे मशरूम भर रही है और सब लड़कियां यात्रा के लिए तैयार हैं। हरुका यह देखकर चौंक जाता है और कहता है, अब मैं इससे थक चुका हूं। लेकिन फिर भी वे सभी शहर के लिए यात्रा पर जाने के लिए बहुत उत्साहित हैं। यात्रा पर निकलने से पहले हरुका सीआर से कहता है, अपना ध्यान रखना, क्योंकि अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। लेकिन सीआर जबरदस्ती हरुका को भी साथ ले चलती है। फिर सीन बदल जाता है और हम एक जवान आदमी को अंधेरे जंगल में दौड़ते हुए देखते हैं। उसके पीछे कोई उसे मारने के लिए पीछा कर रहा है। वह युवक एक पेड़ के पास गिर जाता है और रहस्यमय शख्स उसे पकड़कर उसकी गर्दन को कसकर दबा देता है, जिससे वह अपनी आखिरी सांसें लेता है। हमलावर हंसता है और फिर उसे छोड़ देता है, जिससे वह लड़का मरा पड़ा रह जाता है। यह कहानी अब इस इसेकाई फैंटेसी दुनिया के घने जंगल में आगे बढ़ती है। हरुका की क्लास के गुंडों ने अपनी गंदी स्किल्स अनलॉक कर ली हैं और अब वे सभी लड़कियों का पीछा कर रहे हैं। इत्तेफाक से वे एक ऐसे बेकार लड़के हरुका से टकरा जाते हैं जिसने ठान लिया है कि वह इन गंदे गुंडों से लड़कियों को बचाएगा। हरुका ने पहले ही समझ लिया है कि जंगल में रुकना अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जगह हैं जो गुंडों को छुपकर हमला करने के मौके देते हैं। इसलिए हरुका और लड़कियां अब जंगल छोड़ने का फैसला करती हैं।
जंगल से निकलते समय उनका सामना एक विशाल लेवल 11 के ओआर्क से होता है, लेकिन यह डरावना बड़ा राक्षस हमारे नायक को नहीं डराता, जो अपने लेजेंडरी लकड़ी की तलवार पकड़े होता है। हारुका धीमे ऑर्क के हमले से बच जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, बिना ऑर्क को महसूस हुए। जब ऑर्क कंफ्यूजन में रह जाता है तो हारुका यह सोचता है कि वह कौन सा जादुई हमला इस्तेमाल करे। इस दौरान हमें पता चलता है कि उसने इस दुनिया में ऑफलाइन स्किल्स को ग्राइंड करते हुए सभी 4 एलिमेंट्स अनलॉक कर लिए हैं। ऑर्क हारुका को ढूंढ लेता है, लेकिन फिर भी हमला करने में नाकाम रहता है। तेजी से हारुका राक्षस के ऊपर छलांग लगाता है और उसके सिर पर वार करता है, जिससे वह धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। न केवल लड़कियां बल्कि खुद हारुका भी हैरान रह जाता है। उसे यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसकी शारीरिक हमले कितने शक्तिशाली हैं, जिससे वह यह महसूस करता है कि उसे अभी अपने जादुई शक्तियों का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद एक और ऑर्क वहां आ जाता है, लेकिन इस बार हारुका कोई खेल नहीं खेलता और अपने हाथ में आग की एक गेंद को चैनल करता है और उसे सीधे भटकते हुए ऑर्क पर फेंकता है। ऑर्क तुरंत मर जाता है, जिससे लड़कियां हारुका और उसकी बाकी स्किल्स से जलने लगती हैं। रात में लड़कियां बेफिक्र होकर दावत का आनंद लेती हैं, जबकि अकेला जिम्मेदार व्यक्ति यानी हारुका शिविर के चारों ओर जादुई जाल बिछा देता है ताकि दुश्मन उनके पास न आ सके। चूंकि शिविर में पहले से ही मॉन्स्टर रिपेलेंट इफेक्ट है, हारुका अपनी प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल सक्रिय करता है, जिससे वह 100% सुनिश्चित करता है कि सभी पूरी तरह से सुरक्षित रहें। अब जब यह काम हो जाता है तो हारुका अपने मैप स्किल का उपयोग करते हुए जंगल का नक्शा खोलता है, जो उसने अपने अप्रेजल स्किल को लेवल अप करके अनलॉक किया था। वह जंगल से बाहर जाने वाले रास्तों को देखता है और जंगल के नक्शे पर जाने का फैसला करता है। हारुका चौंक जाता है और हारुका नदी के किनारे के रास्ते का चुनाव करता है, क्योंकि यह ज्यादा खुला और सुरक्षित है। अचानक उसकी प्रेजेंस डिटेक्शन स्किल आसपास एक अनहोनी का पता लगाती है, इसलिए वह इसे चेक करने जाता है, यह सोचकर कि शायद ये गुंडे होंगे। लेकिन यह पता चलता है कि ये तो जिम ब्रदर्स हैं, जो उससे दोस्ती नहीं रखते, लेकिन फिर भी उसके साथ अच्छे संबंध रखते हैं। हारुका मजाक में जिम ब्रदर्स से पूछता है कि क्या वे भी लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, जिससे वे तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। उनके लीडर काकिजाकी कहता है कि उन्हें इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे लड़कियों में भी इंटरेस्ट नहीं रखते, बल्कि उनका यहाँ आने का मकसद हारुका से मिलना था। हारुका इससे और भी ज्यादा घबरा जाता है और मजाक में कहता है कि क्या जिम ब्रदर्स बॉयज लवर हैं। वे तुरंत इसे अस्वीकार कर देते हैं। खैर, जिम ब्रदर्स दरअसल लड़कियों से छिप रहे हैं, क्योंकि वे अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उनके लीडर काकिजाकी हारुका को एक खतरनाक स्किल के बारे में बताता है, जिसका नाम हाईजैक है, जो शायद लोगों के दिमाग और स्किल्स को हाईजैक कर सकती है। इसके ज्यादा डिटेल्स अभी उजागर नहीं किए गए हैं, लेकिन यह स्किल पर्पेट्री और मैसमराइज से कहीं ज्यादा खतरनाक है, जो कि गुंडों का समूह इस्तेमाल कर रहा है। चूंकि जिम ब्रदर्स को नहीं पता कि यह स्किल किसके पास है, वे हर किसी से सावधान हो रहे हैं। हारुका उन्हें डराने की कोशिश करता है, यह दावा करके कि यह स्किल उसके पास है, लेकिन यह सुनकर काकिजाकी को राहत मिलती है, क्योंकि उसे पता है कि यह बेकार लड़का उनकी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। काकिजाकी मेन फोकस पर आता है और कहता है कि वह सिर्फ हारुका को इस हाईजैकिंग स्किल के बारे में चेतावनी देने आया था और उसे अब से सुरक्षित रहने के लिए कहता है। वह यह भी कहता है कि अगर वे कभी गुंडों से मिलेंगे तो वे खुद उनसे निपट लेंगे। वह हारुका से उनकी तरफ से लड़कियों से माफी मांगने के लिए भी कहता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था, और फिर चला जाता है। क्लास प्रतिनिधि लड़कों की बातचीत सुन रही थी और यह साफ दिख रहा था कि उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अगले दिन सुबह क्लास प्रतिनिधि हारुका को अकेले में ले जाकर उससे बात करती है। वह उसे अनमने ढंग से बताती है कि उसने कल रात उनकी बातचीत सुनी थी। वह हारुका से माफी मांगती है और कहती है कि उसे यह पहले ही बता देना चाहिए था। जब वह हिचकिचाती रहती है, तब हारुका को यह एहसास होता है कि वही वह शख्स है जिसके पास हाईजैक स्किल है। यह सच है, और क्लास प्रतिनिधि यह खुलासा करती है कि उसने यह बात पहले ही ओडा, जो कि नर्ड ग्रुप का लीडर है, को इस स्किल का उपयोग करके बता दी थी। हाईजैक स्किल का उपयोग करके उपयोगकर्ता किसी की स्किल्स चुरा सकता है अगर वह उस व्यक्ति की जान ले ले, लेकिन हारुका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि क्लास प्रतिनिधि एक अच्छी इंसान है। हारुका अपने दिल से कहता है कि उसे बहुत राहत मिली है कि वही इंसान इस स्किल को रखता है, और उसे विश्वास है कि अगर बाकी लोग भी यह जान जाएंगे तो उन्हें भी राहत मिलेगी। क्लास प्रतिनिधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह हारुका के दिल छू लेने वाले शब्दों को सुनती है। वह मुस्कुराता है और मजाक में कहता है कि वह हाल ही में बहुत रो रही है। वह हंसते हुए उसे दोष देती है, यह इशारा करते हुए कि उसके शब्द उसकी मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में।
हारुका इस इशारे को नहीं समझता और जल्दी से वहां से चला जाता है, इससे पहले कि इंटरनेट उसे कैंसिल कर सके। आगे बढ़ते हुए हारुका और लड़कियां लगभग 1-2 घंटे तक यात्रा करते हैं और फिर बीच में एक ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। लेकिन यह ब्रेक मुफ्त में नहीं आता। हारुका खुद को एक सेल्समैन में बदल लेता है। हाँ, वह यहाँ मजाक कर रहा है, मजेदार बातें कर रहा है, लेकिन एक लड़की इसे नहीं समझती। वह अपनी शर्ट उठाकर कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह इसे देकर भुगतान कर सकती है। हारुका उसके साथ खेलता है और कहता है कि अगर वह उसका खास जूस चाहती है तो अपनी शर्ट और ऊपर उठाए। लेकिन उसकी यह मस्ती तब खत्म हो जाती है जब क्लास प्रतिनिधि वहां आ जाती है और उसे वह दुकान बंद करने पर मजबूर कर देती है जो उसने अभी खोली थी, और वे जंगल में और गहरे बढ़ जाते हैं। हारुका खुश है कि लड़कियां उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं जितना उसने सोचा था। हालांकि रात के करीब आते ही उसने कैंपिंग का विचार किया। आगे की ओर देखते हुए उसे यह एहसास होता है कि वे अब एक नदी के पास पहुंच गए हैं। इस नदी को देखकर उसके मन में यह विचार आता है कि वह अपनी नई स्किल को आजमाए। इसे आजमाने से पहले वह क्लास प्रतिनिधि को लड़कियों का ध्यान रखने के लिए कहता है, यह बहाना करते हुए कि वह इलाके का मुआयना करना चाहता है। लेकिन उसे इतना संदिग्ध देखकर क्लास प्रतिनिधि यह सोचती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह उसके साथ आने की इच्छा जताती है, लेकिन वह तुरंत मना कर देता है और दौड़ते हुए वहां से चला जाता है। पूरी गति से वह जंगल में गहरे चला जाता है और अपनी नई स्किल का उपयोग करना शुरू करता है, पहले मैजिक इन्फ्यूजन स्किल का उपयोग करके। इसके बाद वह वेट मैजिक का उपयोग करता है, जिससे उसकी जादू की ताकत हल्की हो जाती है। इन दो स्किल्स को मिलाकर वह हवा में उछलता है और एक पेड़ की शाखा से दूसरी शाखा तक कूदने लगता है जैसे कोई बंदर। यह ताकत उसे तेज और हल्का बना देती है और उसे यह एहसास होता है कि वह उड़ सकता है। इस विश्वास के साथ वह हवा में और ऊंचा कूदता है और खुद को हवा में तैरता हुआ पाता है। कुछ समय के लिए उसे सुपरमैन जैसा एहसास होता है, लेकिन तुरंत उसे एहसास होता है कि वह बस वही बेवकूफ हारुका है। वह अपना संतुलन खो देता है और सीधे जमीन पर गिर जाता है। सौभाग्य से उसने अपनी बॉडी को मैजिक इन्फ्यूजन से मजबूत कर रखा था, इसलिए उसकी जान बच जाती है। अच्छी बात यह है कि वह इन शक्तियों का उपयोग करके उनके अगले रास्ते का पता लगाने में सक्षम हो जाता है। रात में जब वह लड़कियों से मिलता है तो क्लास प्रतिनिधि चिंतित होती है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। जब वह इलाके का मुआयना कर रहा था, वह यह जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हारुका उसे अपनी सुपरमैन वाली मस्ती के बारे में बताता है। यह सुनकर वह उसकी बात पर यकीन नहीं करती। हालांकि वह उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि आसमान किसी भी राक्षस से ज्यादा खतरनाक है। उसे डांटते हुए देख हारुका को यह स्थिति अजीब लगती है, क्योंकि उसे कभी किसी को अपनी हरकतों का हिसाब नहीं देना पड़ा था। माहौल को हल्का करने के लिए वह उसे कुछ फल देता है जो उसने लाए थे और उसे जूस बनाने की पेशकश करता है, लेकिन वह इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती और उसकी पेशकश सुनने के बाद चली जाती है। दूसरी तरफ एक और लड़की दौड़ कर आती है और वही जूस चाहती है जो उसने पेश किया था, लेकिन वह सीधे कहता है कि वह जूस केवल क्लास प्रतिनिधि के लिए है। अगले दिन वे सभी निकटतम शहर की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। उनके लिए सौभाग्य से हारुका की पिछले दिन की खोज ने उन्हें एक तेज रास्ता खोजने में मदद की। रास्ते में उन्हें वह लड़की मिलती है जो पहले खो गई थी और लड़कियां क्लास प्रतिनिधि की देखरेख में पानी में डुबकी लगाने का फैसला करती हैं। हालांकि यह सब हारुका को थोड़ा अजीब लगता है। इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन से बचने की कोशिश करते हुए हारुका का सामना एक बड़े राक्षस से हो जाता है। लड़कियां अपनी जान बचाकर भाग जाती हैं और हारुका को राक्षस परिवार से अकेले ही लड़ना पड़ता है। राक्षसों से लड़ने के बाद वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और अंततः जंगल के आखिर तक पहुंच जाते हैं, इस बात से खुश होकर कि वे सही सलामत जंगल से बाहर आ गए हैं। सभी लड़कियां बेहद उत्साहित हैं। क्लास प्रतिनिधि हारुका का धन्यवाद करती है कि उसने उनकी मदद की और लड़कियों को आश्वस्त करती है कि वे जल्द ही शहर पहुंच जाएंगे, भले ही वे अभी जंगल से बाहर आए हों। हालांकि हारुका को आगे का रास्ता अभी भी स्पष्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि चारों ओर कई पहाड़ियां हैं। इस समस्या से निपटने के लिए वह अपनी स्टैट्स चेक करता है और पाता है कि उसे एक नई स्किल मिली है जिसका नाम एयर वॉक है। यह स्किल उसे हवा में चलने की क्षमता देती है और वह इसे लड़कियों के सामने दिखाता है, जो उसे हवा में तैरते देखकर रोमांचित हो जाती हैं। क्लास प्रतिनिधि उसे आवाज देती है और वह उसे बताता है कि वह आसपास के इलाके की जांच करना चाहता है ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि सब कुछ सुरक्षित है। चारों ओर देखने पर उसे लगता है कि सब कुछ शांत है, जब तक कि वह देखता है कि कुछ लोगों पर दर्जनों भेड़िए हमला कर रहे हैं। यह देखकर वह तुरंत क्लास प्रतिनिधि को इसकी सूचना देता है। यह सुनकर क्लास प्रतिनिधि अपनी मंशा जाहिर करती है कि वह उनकी मदद करना चाहती है,
लेकिन हारुका को लगता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वे अच्छे लोग ना हों। इस बीच क्लास प्रतिनिधि उन लोगों की मदद करने की योजना बनाने लगती है, लेकिन हारुका उन्हें यह आश्वासन देता है कि वे समय पर वहां नहीं पहुंच पाएंगे। वह उन्हें याद दिलाता है कि वे लोग डाकू भी हो सकते हैं और उन्हें बचाना एक जोखिम है जो वह लेना नहीं चाहता। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ता है, क्लास प्रतिनिधि उसका हाथ पकड़ती है और उसे विश्वास दिलाती है कि अगर वे बुरे लोग निकले तो वह खुद उनसे निपटेगी। हालांकि वह उनकी मदद करना चाहती है अगर वे अच्छे लोग हों। यह सुनकर हारुका खुश होता है और कहता है कि वह खुद उन्हें बचाएगा और लड़कियों की रक्षा करेगा अगर वे बुरे लोग निकले तो। लड़कियों को हारुका की इस बहादुरी पर आश्चर्य होता है। वह अपनी मैजिक इन्फ्यूजन और वेट मैजिक का उपयोग करता है, साथ ही विंड मैजिक के साथ इसे मिलाकर खुद को उन लोगों के पास ले जाता है। इस जादू के कारण एक छोटा तूफान बनता है जो लड़कियों को थोड़ी देर के लिए डरा देता है। हवा में वह अपनी एयरवॉक स्किल का उपयोग करता है और खुद को चुनौती देने लगता है। जैसे ही वह इस शक्ति की महानता में खो जाता है, उसे एहसास होता है कि क्लास प्रतिनिधि बीच में ही उससे लटक रही है, क्योंकि अब वह उसे नीचे नहीं उतार सकता था। वह उसके साथ आगे बढ़ता है और दोनों अंत में राक्षसों से टकरा जाते हैं। सौभाग्य से उन लोगों के लिए इस टक्कर से सारे राक्षस खत्म हो जाते हैं। कृतज्ञता में वे खुद को हारुका से मिलवाते हैं। एक व्यक्ति खुद को पार्टी का लीडर बताता है जिसका नाम ऑफ्टर है, जबकि दूसरा व्यक्ति गडेक नाम का है। थोड़ी देर बाद हारुका उन्हें खाने के लिए कुछ मशरूम देता है और वे इसे बेहद स्वादिष्ट पाते हैं। इस दौरान क्लास प्रतिनिधि टक्कर के कारण बेहोश रहती है। आश्चर्य की बात यह है कि उनकी पार्टी में एल्फ्स भी हैं और जब लड़कियां अंततः वहां पहुंचती हैं तो वे पहली बार एल्फ्स को देखकर बेहद रोमांचित हो जाती हैं। कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में एल्फ्स उन्हें नजदीकी शहर तक ले जाते हैं और लड़कियां शहर की अलग दुनिया देखकर अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाती, क्योंकि वे जंगल से कुछ अलग देख रही थीं। इस बीच जंगल के भीतर बदमाश लड़कियों पर हमला करने और उनसे बदला लेने की योजना बना रहे हैं। हालांकि इससे पहले कि वे ऐसा करें, वे पहले नर्ड ग्रुप को खोजने और उन्हें नीचे गिराने का संकल्प लेते हैं। लड़कियां खुशी खुशी शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं। वहां की हर शानदार चीजों को देखकर हैरान हो रही हैं, लेकिन क्लास रैप उन्हें याद दिलाती है कि उनके पास पैसे नहीं हैं और अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। वो फिर सब लड़कियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ती है और हारुका मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसने सबको शहर तक पहुंचा दिया है। अब शायद उसकी जरूरत नहीं होगी और वो अपने शांत जीवन में लौट सकता है। क्लास रैप को लड़कियों को संभालने में मुश्किल हो रही है, तो वो हारुका से थोड़ी मदद मांगती है, लेकिन हारुका तो पेड़ की छांव में आराम कर रहा है क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है। ये देख क्लास रैप नाराज हो जाती है। उसे समझ आता है कि हारुका खुश है कि वो लोग आखिरकार शहर में पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। वो सीटी बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है और प्लान समझाती है। सबसे पहले वो लोग एडवेंचरर्स गिल्ड जाएंगे और रास्ते में जमा की गई चीजें बेचेंगे। फिर गिल्ड में रजिस्टर करके रात बिताने के लिए एक कमरा किराए पर लेंगे। साथ ही पूछ लेंगे कि अगर किसी के पास पैसे हैं। हारुका ने देखा है कि नर्ड्स भी यहाँ से गुजरे हैं। क्लास रैप के प्लान से सभी सहमत हैं, लेकिन पॉपुलर गर्ल्स को बुरा लगता है कि क्लास रैप नर्ड्स को बस साइड क्वेस्ट जैसा समझ रही है। क्लास रैप माफी मांगती है, लेकिन हारुका पॉपुलर गर्ल्स का मजाक उड़ाता है कि वो नर्ड्स की इतनी फिक्र कर रही हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचते हैं और ये जगह हारुका की उम्मीद से ज्यादा डरावनी लग रही है। अंदर सब लोग उन्हें गंदे नजर से देख रहे हैं और हारुका का मन अंदर जाने का नहीं करता, लेकिन ऑफर उसे बताता है कि गिल्ड मास्टर उससे मिलना चाहता है। हारुका क्लास रैप को कहता है कि सब लड़कियों का रजिस्ट्रेशन करा ले, जबकि वो गिल्ड मास्टर से मिलने ऊपर चला जाता है। ऊपर के लोग नीचे वालों से भी ज्यादा खतरनाक दिखते हैं, तो हारुका थोड़ा नर्वस हो जाता है। वहां गेटेक उसे गिल्ड मास्टर के ऑफिस ले जाता है, जहां वो एक भयानक दिखने वाले आदमी से मिलता है। पर गिल्ड मास्टर सिर्फ ऑफर और उसके ग्रुप को बचाने के लिए हारुका का शुक्रिया कहना चाहता था। फिर हारुका वापस नीचे आ जाता है और देखता है कि एक काउंटर है जहां शायद जादुई पत्थर बेच सकते हैं। हारुका वहां जाकर पूछता है तो अटेंडेंट पुष्टि करता है कि यहाँ बेच सकते हैं। हारुका अपना बैग खोलकर ढेर सारे पत्थर निकालता है, लेकिन अटेंडेंट कहती है कि इतना काम 2 दिन की ओवरटाइम से ज्यादा है, इसलिए वो कहती है कि बाकी पत्थरों का कल मूल्यांकन करेगी। हारुका को कोई दिक्कत नहीं होती और लड़कियों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। हारुका को भी अब खुद को रजिस्टर करना है, तो वो गर्व से रजिस्ट्रेशन रूम में जाता है, लेकिन टेस्ट के बाद गिल्ड वर्कर बताता है कि हारुका अभी इतना मजबूत नहीं कि एक एडवेंचरर बन सके। यहाँ रजिस्टर करने के लिए कम से कम लेवल 10 चाहिए और फिर भी टीम में होना पड़ेगा। सोलो एडवेंचरर के लिए तो लेवल 20 चाहिए, जबकि हारुका अभी लेवल 9 है और उसकी लोनर स्किल के कारण वो टीम नहीं बना सकता। रात को क्लास रैप सबको गिल्ड द्वारा तैयार किए गए लॉजिंग में ले जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, हारुका को ये जगह लव होटल जैसी लगती है। हालांकि ये वैसी जगह नहीं थी।
सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट कहकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह सब उठकर डाइनर में नाश्ता करने जाते हैं। क्लास रेप खुश है कि ये शहर काफी सुरक्षित माना जाता है, तो सबको थोड़ा आराम है। लड़कियां खुश हो जाती हैं और आज खरीदारी का प्लान बनाती हैं। चूंकि अब वो खुद संभाल सकती हैं, हरुका का प्लान है कि क्रिस्टल के पैसे मिलते ही वो वापस जंगल लौट जाएगा। हरुका फिर गिल्ड में जाता है ये देखने कि उसके पत्थरों का मूल्यांकन पूरा हुआ या नहीं, लेकिन वहां उसे माफी दी जाती है क्योंकि उनके पास सारे पैसे एक साथ देने के लिए नहीं है। गिल्ड मास्टर आकर माफी मांगता है और हरुका से पूछता है कि क्या वो उसे थोड़ा समय देगा। हरुका को इससे कोई परेशानी नहीं होती और गिल्ड मास्टर उसकी समझदारी की सराहना करता है। हरुका से कहा जाता है कि जितना मूल्यांकन हुआ है उसका भुगतान आज ही मिल जाएगा। उस बैग में पूरे 8 मिलियन एरा हैं और जैसा कि हरुका और क्लास रेप ने ओमनू में आकर सीखा, यहाँ के पैसे की वैल्यू लगभग अर्थ जितनी ही है। मतलब हरुका अब अमीर बन गया है। उसकी पेमेंट इतनी ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसने इतनी सारी एफ रैंक स्टोन्स लाए हैं जितनी गिल्ड ने पहले कभी नहीं देखी, और उसने वो हरे वोल्व्स को भी हराया था जिससे उसका पे आउट बढ़ गया। अपनी इस छोटी सी किस्मत पाकर हरुका सोचता है कि थोड़ी शॉपिंग कर ही ले। गलक कहता है कि उसे एक जगह पता है जो हरुका को पसंद आ सकती है। हरुका सोचता है कि वो उसे किसी एडल्ट जगह ले जा रहा है, पर उसकी निराशा के लिए गलक उसे एक पुरानी हथियार की दुकान में ले जाता है। ये दुकान खास डंजन से रेयर इक्विपमेंट इकट्ठा करती है, और चूंकि हरुका एक यूनिक केस है, गलक को लगा ये जगह उसके लिए सही रहेगी। दुकान भले स्केची लगे, लेकिन गलक उसे यकीन दिलाता है कि यहाँ का सामान वाकई में हाई क्वालिटी का है। हरुका गलक की बात पर भरोसा करता है, पर वो फिर भी कुछ चीजें ट्राई करना चाहता है। सामान अजीब तो दिखता है, पर इसके इफेक्ट्स कमाल के हैं, तो हरुका जितना सामान अफोर्ड कर सकता है उतना खरीद लेता है। तभी उसे एक नेकलेस दिखता है जो देखने में अच्छा लगता है। उसकी अप्रेजल स्किल सिर्फ यही बताती है कि ये फिट्स 7 है। उसे याद आता है कि ये वही मैसेज उसे अपने विलेजर सेट पर भी मिला था, तो वो दुकान के मालिक से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। दुकानदार समझाता है कि इस नेकलेस में 7 आइटम्स के इफेक्ट्स को कंबाइन करने की एबिलिटी है, जिससे पहनने वाले को उन सब का फायदा मिल सकता है। यह हरुका को काफी यूजफुल लगता है, और अगर ये उसका विलेजर सेट पर भी लागू होता है तो वो और भी इफेक्ट्स ऐड कर सकता है। हरुका आइटम्स के बेस्ट इफेक्ट्स चुनने की सोचता है, तभी क्लास रेप वहां आकर उस पर चिल्लाती है कि वो इतनी देर क्यों लगा रहा है। हरुका रियलाइजेस करता है कि वो यहाँ काफी देर से है, लेकिन उसे अभी भी कुछ और चीजें ट्राई करनी हैं। पर जैसे ही वो एक आइटम को उठाता है, वो रिएक्ट करने लगती है, और बिना उसे कुछ समझ में आए उसके सामने रखी सारी आइटम्स एक में मर्ज हो जाती हैं। दुकानदार अबली नाराज होता है क्योंकि हरुका ने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, और ये सब सामान उसे 10 मिलियन से भी ज्यादा का पड़ा था। हरुका पैनिक करने लगता है क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। तो गलाक दुकानदार से 8 मिलियन लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन हरुका उदास बैठा है क्योंकि उसने सारा पैसा वेस्ट कर दिया और अब वो पूरी तरह से कंगाल है। वो बाहर जाकर और क्रिस्टल्स इकट्ठा करना चाहता है, लेकिन बिना एडवेंचरर के रजिस्ट्रेशन के लोग शहर से बाहर जाकर मॉन्स्टर्स नहीं हंट कर सकते। उसने कुछ लड़कियों के साथ चुपके से निकलने की कोशिश की, पर क्लास रेप ने उसे पकड़ लिया और फिर से उस पर चिल्लाई। हरुका के पास अब एक परफेक्ट प्लान है क्लास रेप से छुपकर बाहर जाने का। उसका विलेजर क्लोक अब एक इनविजिबिलिटी क्लोक के साथ कंबाइन हो गया है, जिससे वो बिना नोटिस हुए शहर से बाहर जा सकता है। वो क्लास रेप और बाकी लड़कियों के पास से चुपचाप निकलता है, और उसे बुरा लगता है कि वो बिना कुछ कहे जा रहा है। अगर क्लास रेप को पता चलता तो वो उसे जरूर रोकती। हरुका फाइनली लॉजिंग से निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन बाहर जाकर गलती से अपनी इनविजिबिलिटी क्लोक हटा देता है। जब वो दीवार के ऊपर कूदने की कोशिश करता है तो कुछ लड़कियां उसे देख लेती हैं। हरुका फ्रीक आउट करता है और गलती से दीवार पर अपना पैर फिसल जाता है। वो नीचे गिरता है और लड़कियों पर गुस्सा करता है कि उन्होंने उसे डरा दिया। लड़कियां सिर्फ ये जानना चाहती थीं कि वो दीवार कूदकर क्यों जा रहा है। हरुका उन लड़कियों को पहचानता है कि वो एथलेटिक ग्रुप से हैं, पर उनमें से एक गायब है, तो वो अपनी परसेप्शन स्किल का यूज करके उसे लोकेट करता है। उसकी हॉरर के लिए वो देखता है कि वो लड़की सड़क के बीचों बीच कपड़े उतारने वाली है। हरुका और बाकी लड़कियां उसे रोकने भागते हैं, और आखिरकार हरुका उसे रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी एस्केप प्लान फिर से फेल हो जाती है। अगले दिन सभी लड़कियां गिल्ड के लिए एक क्वेस्ट पूरी करने बाहर जा रही हैं, और हरुका पूछता है कि क्या वो उसे उनके साथ ले जाएंगी, पर क्लास रेप मना कर देती है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं है। वो कहती है कि वो जल्द ही वापस आ जाएंगी, और हरुका कहता है कि वो इंतजार करेगा। लेकिन जैसे ही क्लास रेप और बाकी लोग चले जाते हैं, हरुका मुस्कुराता है क्योंकि उसका इंतजार करने का कोई इरादा नहीं है। उसने कल की मिस्टेक से सीखा है, इसलिए वो शहर के दरवाजे से बाहर जाकर ही क्लोक हटाता है।
हारुका फाइनली शहर से बाहर निकल चुका है और अब उसे जंगल में अपने घर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दौड़ते हुए उसे दूर कुछ जले बसे हुए इमारतें नजर आती हैं, जो आमतौर पर एक लंबा साइड क्वेस्ट हो सकता था, लेकिन हारुका को बस अपने घर पहुंचना है तो वो इसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। फिर उसे गॉब्लिन्स का एक बड़ा झुंड दिखता है, जो अगर हारुका समय लेता तो एक अच्छा एक्सपीरियंस सोर्स हो सकता था, पर वो फिर भी जंगल की ओर ही जाना चाहता है। इस बार दौड़ते हुए वो देखता है कि एक कैरेज पर बैंडिट्स हमला कर रहे हैं। लोग अंदर से मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन हारुका फिर से इसे इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाने की कोशिश करता है, बैंडिट्स उस पर हमला कर देते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन बैंडिट्स उसे नहीं छोड़ते, तो उसे एक फायर स्पेल से उन्हें रोस्ट करना पड़ता है। हारुका के पास जो स्टाफ है वो उन आइटम्स के कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है जो उसके साथ फंस गया था, और ये काफी पावरफुल निकला। जैसे ही बैंडिट्स उठते हैं, हारुका फिर से लड़ाई अवॉइड करने की कोशिश करता है। वो उनसे कहता है कि अगर उनकी भलाई चाहते हैं तो उसे अकेला छोड़ दें। बैंडिट्स मानते हैं कि हारुका की मैजिक पावरफुल है, लेकिन वे अस्यूम करते हैं कि मैजिक के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, तो सभी क्लोज कॉम्बैट में अटैक करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन हारुका उन्हें एक एक वार में गिरा देता है। बैंडिट्स को यकीन नहीं होता कि वो एक बच्चे से हार रहे हैं और उससे उसका जॉब पूछते हैं। हारुका अभी भी अनएम्प्लॉयड है, तो ये सवाल उसके दिल पर लग जाता है। बैंडिट्स उसकी स्टेटस चेक करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो जान सकें किससे लड़ रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि हारुका सिर्फ 9वें स्तर पर है, तो वो वेपन स्किल्स यूज करने की ठान लेते हैं, भले ही अब तक हार रहे हों। वेपन स्किल्स लेवल 20 से मिलती हैं, तो हारुका के पास अभी कोई स्किल नहीं है और उसे पता है कि वेपन स्किल्स काफी पावरफुल होती हैं, इसलिए वो थोड़ी चिंता में आ जाता है। लेकिन बैंडिट्स अपने हर अटैक का नाम पहले से चिल्ला देते हैं, तो हारुका आसानी से डॉज कर लेता है और आखिरकार थककर वे खुद ही बेहोश हो जाते हैं। तभी हारुका को एक लड़की अपनी तरफ आती दिखती है और ये उसका सबसे अनवांटेड मोमेंट है। लड़की का नाम मरियल है और वो एक नोबल फैमिली से है। वो हारुका को उसे बचाने के लिए थैंक्स कहना चाहती है, लेकिन फिर सोचती है कि हारुका ने तो पहले उसे इग्नोर ही कर दिया था। फिर भी वो उसके इनिशियल इंटेंशंस के बावजूद उसे अप्रिशिएट करती है और उससे एक फेवर मांगती है। उसके पिता एक शहर के लॉर्ड हैं और वो चाहती है कि हारुका उसे शहर तक अकंपनी करे, क्योंकि उसे अपने सेफ्टी का डर है। हारुका पहले मना करता है, लेकिन जब मरियल रिवॉर्ड की बात करती है तो वो आखिरकार उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में मरियल उससे पूछती है कि वो कहां से आ रहा था। हारुका उस बकवास शहर के बारे में रैंट करने लगता है, जहां गिल्ड के पास उसे पे करने के लिए पैसे नहीं थे और उन्होंने उसे एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर करने से मना कर दिया और शहर ने उसे बिना परमिट के बाहर भी नहीं जाने दिया। मैरियल को अब समझ में आ जाता है कि वो किस शहर की बात कर रहा है और वो रोने लगती है, क्योंकि हारुका को उसके शहर के बारे में इतनी कम एक्सपेक्टेशंस थीं। हारुका को अब एहसास होता है कि मैरियल एक नोबल फैमिली से है और इसका मतलब ये है कि वो उसी शहर की बेटी है। इस पर उसे बहुत रिग्रेट होता है कि उसने उसका साथ देने का डिसीजन लिया। उधर जंगल में जिम ब्रोस और डेलिंक्वेंट्स के बीच लड़ाई छिड़ जाती है, क्योंकि जिम ब्रोस लड़कियों को डेलिंक्वेंट्स से बचाना चाहते हैं। डेलिंक्वेंट लीडर बिना हिचकिचाहट के जिम ब्रोस को मारने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार उठाता है, उसे पीछे से कोई छुरा घोंप देता है और इस तरह एपिसोड खत्म हो जाता है। इससे पहले कि आप जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें, ताकि आप सभी लेटेस्ट अपडेट्स पा सकें।